हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में क्या देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कब करते हैं और नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के चारों फॉर्म्स 1NF, 2NF, 3NF, BCNF और 4NF, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको नॉर्मलाइजेशन और उसके टाइप समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज़, नॉर्मलाइजेशन क्या है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। तो सिंपल टर्म में अगर कहूँगा तो नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन करने की टेक्निक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन का एक गोल होता है। उसका गोल क्या होता है कि ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन करे, ऐसा टेबल डिज़ाइन करे जिसमें फालतू में डेटा रिपीट ना हो। मतलब जब डेटा रिपीट करने की ज़रूरत ना हो तो डेटा रिपीट ना हो और डेटा को स्मूथली रिट्राइव कर सके। मतलब जब भी हम लोग डेटाबेस में डेटा यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो स्मूथली हम लोग डेटा को रिट्राइव कर सके यूज़ करने के लिए। तो ये उसका मेन गोल होता है रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन का। और ये लोग कैसे अचीव करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की हेल्प लेकर। अब अगर सिंपल बोल तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, हम लोग को एक प्रोसेस प्रोवाइड करता है हम लोग को, जिससे हम लोग फालतू में डेटा की रिडंडेंसी, मतलब डेटा को रिपीट होने नहीं देते डेटाबेस के अंदर, और साथ ही साथ हम लोग डेटा का रिट्राइवल इजी बना देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो मतलब आप फालतू में डेटाबेस बना रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें डेटा बार बार रिपीट होगा और डेटा का स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। कैसे, अगर समझिए अगर आप नॉर्मलाइजेशन यूज़ नहीं कर रहे तो मतलब डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। अब डेटा रिपीट हो रहा है तो डेटा स्टोर होगा। अब डेटा जब स्टोर होगा तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगा स्टोर करने के लिए, उसका ज़्यादा डेटा होगा तो ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट लगेगा स्टोर करने का, और डेटा बार बार रिपीट होगा जिससे कि बहुत कन्फ्यूजन होगी डेटाबेस में समझने। अब नॉर्मलाइजेशन करता कौन है, तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस डिजाइनर करता है या फिर डेटाबेस आर्किटेक्चर लोगों का काम होता है नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करने का। दोस्तों अब वाई नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन करना क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं वो क्या है कि रिडंडेंसी ऑफ डेटा को कम से कम करने की। मतलब डेटा बार बार रिपीट ना हो डेटाबेस में, इसीलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। उसके फायदे क्या है, स्टोरेज कम हो जाता है डेटाबेस का, स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाता है और डेटा को इजीली एक्सेस रिट्राइव करना इजी हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है, डेटा विल बी कंसिस्टेंट, मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। उसके बाद डेटा विल बी करेक्ट। देखो जितना कम डेटा होगा ना, जितना आप डेटाबेस के ऊपर ध्यान दोगे, आप डेटा को उतने करेक्ट फॉर्म में स्टोर करोगे। लास्ट क्या, फोर्थ क्या है, डेटा विल बी रिलायबल, मतलब आप डेटा के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो क्योंकि डेटा करेक्ट है, इसलिए आप उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हो। अब लास्ट क्या है, साइज ऑफ एंटायर डेटाबेस विल बी रिड्यूस। देखो सिंपली अगर रिडंडेंसी कम हो जाएगी डेटाबेस की, डेटा की, देखो सिंपल है, अगर डेटा रिपीट नहीं होगा बार बार अननेसेसरीली तो मतलब डेटाबेस की साइज कम हो जाएगी सिंपली। अब देखते हैं व्हेन टू डू नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन कब करना है, नॉर्मलाइजेशन टेबल को क्रिएट करते टाइम करना है, और जब टेबल में आप रिकॉर्ड्स फिल करते हो ना, जब टेबल में आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो तब नॉर्मलाइजेशन को करना है। अब व्हाट डू वी डू इन नॉर्मलाइजेशन, हम लोग नॉर्मलाइजेशन में करते क्या है सिंपली। तो देखो एकदम सिंपल टर्म में बोलूँ दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग एक टेबल को दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ताकि एटॉमिसिटी मेंटेन रहे। अब देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है वो ये है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉय स्कॉट नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अब अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो बॉय स्कॉट नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बहुत रेयरली यूज होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट NF, 2NF और 3NF इंप्लीमेंट करने के बाद डेटाबेस की सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली रिजॉल्व हो ही जाती है यहाँ तक पहुँचने तक। तो बॉय स्कॉट नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में इन चीज़ों की, इन नॉर्मल फॉर्म्स, बहुत ही रेयर केस में इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग दोस्तों मेनली हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF देखेंगे डिटेल में, और फोर्थ नॉर्मल ऑफ का हम लोग बेसिक डेफिनेशन और क्या करता है वो देख लेंगे दोस्तों। अब एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन के फायदे क्या है, तो आपको अब तक तो आपको पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन के फायदे क्या है। सिंपल, पहला क्या है, डेटा इज एफिशिएंट, डेटा एक्यूरेसी इज मेंटेन्ड, लेस स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड, और फोर्थ है फ्यूअर डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। तो तीन तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। चौथा मतलब क्या है कि डेटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ करने का क्या हो जाता है ना दोस्तों, कि जो डेटा की इंटीग्रिटी होती है वो मेंटेन रहती है। मतलब कि जो डेटा की वैल्यू पहले आपने स्टोर करके सेव किया था ना डेटा,
वो आप उसको डेटाबेस को कितने भी टाइम बाद स्टोर करो, कितने भी टाइम बाद एक्सेस करो, वो डेटा की सेम वैल्यू होगी वहाँ पर, मतलब डेटा की इंटीग्रिटी चेंज नहीं हुई, डेटा की वैल्यूज चेंज नहीं हुई। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? मोर वर्क इज नीडेड। आप सिंपल देखो, अगर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो और उसमें फालतू में कुछ भी अनसॉर्टेड डेटा, कुछ भी डेटा रिपीट कर दे रहे हो, जैसा आपका डेटा आया था आप उसको वैसे ही इंसर्ट कर दे रहे हो डेटाबेस में, तो वो तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप टेबल के ऊपर ध्यान दे रहे हो, डेटा के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप उसका मतलब मेंटेन कर रहे हो डेटाबेस को, आप डेटाबेस को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा काम लगेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये था प्रोसेस गेट्स अ बिट स्लो। अब नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ता है डेटाबेस के ऊपर, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से हम लोग का जो डेटाबेस क्रिएशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब लास्ट क्या है? समटाइम क्वेरीज गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ। तो पहले देखते हैं कि एक रिलेशन या एक टेबल एटॉमिक कब होता है। तो सिंपली दोस्तों, अगर कोई टेबल या कोई रिलेशन के एटॉमिक कब होगा? जब उसके सारे एलिमेंट्स इनडिविजिबल होंगे। मतलब समझिए अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट है रिलेशन के अंदर, नेम। अब नेम यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो नेम क्या हो गया? नेम हो गया डिविजिबल एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन। तो अगर ऐसे वैल्यू स्टोर, ऐसे एट्रीब्यूट स्टोर करेगा रिलेशन, तो रिलेशन एटॉमिक नहीं होता है। उसी के साथ अगर हमारे पास एक और एक एलिमेंट है रोल नंबर। अब रोल नंबर को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट्स में, तो रोल नंबर क्या होगा? हमारा इनडिविजिबल एलिमेंट हो गया। तो अगर एलिमेंट रिलेशन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनडिविजिबल हो, तो वो रिलेशन हो जाता है एटॉमिक। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन ही यही है, अगर कोई रिलेशन के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स इनडिविजिबल है तो वो अब ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में, वो क्या होता है, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। अब सिंपली क्या है दोस्तों, अगर कोई रिलेशन के अंदर कंपोजिट और मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं तो उसने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया वायलेट कर दिया, तो इसीलिए वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज कि टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? एट्रीब्यूट का डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? एट्रीब्यूट्स का नेम, हर कॉलम का नेम यूनिक होना चाहिए टेबल के अंदर। और लास्ट चीज क्या है कि जो डेटा है ना वो किसी भी फॉर्म में स्टोर हो सकता है, मतलब डेटा एक ही स्पेसिफाइड मैनर में स्टोर हो, ये मैटर नहीं करता। डेटा किस तरह से स्टोर है वो मैटर नहीं करता है, कौन सा डेटा स्टोर है ये मैटर करता है। तो सिंपल दोस्तों हम लोग क्या मालूम पड़ा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके अंदर एक भी कंपोजिट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। आप समझते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम लोग एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है और यहाँ पर हमारे पास तीन कॉलम्स है। कॉलम का नेम क्या है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और नॉलेज। अब हम लोग देखेंगे इससे कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ वैल्यूज है, थॉमस, जॉन, एडम, मिलर, मैक्सवेल, गिलक्रिस्ट। लेकिन नॉलेज में देखेंगे ना तो यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है ये। मतलब थॉमस की बहुत सारी वैल्यूज है, जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी। उसी तरह जॉन और मैक्सवेल की भी बहुत सारी वैल्यूज है, पीएचपी और जावा। और एडम की भी बहुत सारी वैल्यूज है, सी प्लस प्लस और जावा। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है ये टेबल। दोस्तों अब हम लोग सिंपली समझ गया होगा कि ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स की मल्टीपल वैल्यूज है यहाँ पर। तो अब हम लोग इसको सिंपली कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो ये टेबल कैसे बन जाएगा? ऐसे। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे उसको हम लोग सेपरेट करके न्यू रोज बना दिए। मतलब जो कि थॉमस था जिसकी तीन वैल्यूज थी एक ही रो के अंदर, हम लोग ने उसको तीन रोज में डिवाइड कर दिया, थॉमस थॉमस थॉमस। और उसके यहाँ पे हम लोग ने अलग कर दिया नॉलेज को, एक में जावा दिया, एक में सी प्लस प्लस और एक में पीएचपी। उसी तरह हमने जॉन के साथ भी किया और एडम के साथ भी किया। तो हमारे पास जो तीन रो का टेबल था, रिलेशन था, अब वहाँ पर कितने रो का हो गया? 7 रोज का। तो ये अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो चुका है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मतलब जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है ना, वैल्यूज, उसको आप सेपरेट करके अलग अलग रोज में लिख देंगे तो आपको उसका टेबल बन जाएगा आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो हो गया, लेकिन अब आप पूछें कि ये डेटा की स्टोरेज तो बढ़ गई, क्योंकि मल्टीपल रोज बन गए यहाँ पर, तो डेटा की स्टोरेज बढ़ गई, साइज बढ़ गया और डेटा का स्टोरेज भी बढ़ गया डेटाबेस का। तो दोस्तों ये चीज़ें आगे सॉल्व होगी 2NF में और 3NF में। ये था ऑल अबाउट 1NF। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं 1NF का। दोस्तों तो एग्जाम्पल हमारे पास एक और एक टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन, स्टूडेंट का स्टेट और स्टूडेंट कंट्री।
अब इसके 3 रोज है, 1 2 और 3। अब हैरी, महेश और अनस, ये 3 उसके स्टूडेंट का नेम है। अब हैरी के पास 2 फ़ोन नंबर है, तो ये क्या है, ये इधर इसके पास मल्टीपल वैल्यूज़ है यहाँ पर। तो ये मतलब ये टेबल ना अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करने जाएंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो ये टेबल कैसा बन जाएगा, ये जो 1 स्टूडेंट आईडी है 2 बार रिपीट होगी, मतलब हैरी 2 बार रिपीट होगा, और जो उसके 2 फ़ोन नंबर्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रोज में स्टोर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अब ये टेबल हमारे पास आ गया फर्स्ट एनएफ में। दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोन नंबर ये मैंने गलती से सेम सेम लिख दिया है, इसमें एक बार नंबर आएगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में नंबर आएगा सेकंड वाला। तो होप आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। दोस्तों हम लोग को पता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ग्रुपिज्म को खत्म करता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिडंडेंसी को एलिमिनेट नहीं करता है। मतलब कि अगर एक रो है टेबल के अंदर, उसके पास मल्टीपल वैल्यूज है टेबल के अंदर, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करेगा, वो मल्टीपल वैल्यूज को हटा के न्यू रोज क्रिएट करेगा, और मल्टीपल वैल्यूज को हटाकर हर वैल्यू एक न्यू रो में स्टोर करेगा। मतलब वो रिडंडेंसी एलिमिनेट नहीं कर रहा है, वो बस ग्रुपिज्म को खत्म कर रहा है। अब देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कंप्लीटली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली बेस्ड है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म किस टेबल पे अप्लाई होगा, उन टेबल पर अप्लाई होगा जिसमें कंपोजिट कीज होती है। कंपोजिट कीज का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्राइमरी की बनी हुई है दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का यूज करके। तो अगर कोई टेबल, कोई रिलेशन सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की है उसके अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली 2NF में आ जाएगा। अब एक रिलेशन 2NF में कब होता है, जब उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। मतलब उसके अंदर के जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी भी सबसेट के प्राइमरी कैंडिडेट की के किसी भी सबसेट के ऊपर। मतलब प्राइमरी की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, वो एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, और वो एट्रीब्यूट्स अगर कैंडिडेट की के सबसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरह से, तो वो टेबल आ जाएगा 2NF के अंदर। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशन इज इन 2NF if it is in first normal form and every non-primary key attribute is fully functionally dependent on the primary key, then the relation is in second normal form। मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए। मतलब या तो एग्जिस्ट करना चाहिए प्राइमरी की के होने से, या तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए प्राइमरी की के नहीं होने से। दोस्तों इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट NF और 2NF क्या करता है, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करने का काम करते हैं। अब पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कैसे करते हैं हम लोग, कि जो रिलेशन जो टेबल है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 अलग अलग टेबल्स में, और जो डिपेंडेंट है उसको हम लोग सेकेंड टेबल में डाल देते हैं रिलेशन में, और जिसके अंदर डिपेंडेंट है वो उसकी एक कॉपी भी हम लोग डाल देते हैं सेकेंड रिलेशन में। इसको समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में हमारे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नंबर और कोर्स फीस। अब यहाँ पर इनकी कुछ वैल्यूज है। अब हम लोग को पता है कि कोर्स फी अकेले डिसाइड नहीं कर सकता है कि कोर्स नंबर कौन सा है और कोर्स आईडी क्या है। उसी तरह कोर्स फी और कोर्स स्टूडेंट आईडी मिलकर भी डिफाइन नहीं कर सकते कि कोर्स वैल्यू क्या है, कोर्स नंबर की वैल्यू क्या है। उसी तरह कोर्स फी और कोर्स नंबर भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या मालूम पड़ा है कि कोर्स फी इज नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें दोस्तों कि कोर्स फी हमारा क्या है, सिंपली नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। हम लोग को पता है कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। कैंडिडेट की कौन कौन से हमारे पास, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर, मतलब ये दोनों बन सकते हैं प्राइमरी कीज। अब हम लोग को ये पता है कि कोर्स फी डिपेंडेंट है कोर्स नंबर के ऊपर। मतलब अगर हम लोग कोर्स नंबर बताएंगे तो हम लोग को बता देंगे कि भाई वो कोर्स नंबर की, वो कोर्स की क्या फीस है। अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोर्स फी इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की विच इज पार्शियल डिपेंडेंसी एंड दिस इज नॉट इन 2NF। मतलब ये टेबल 2NF में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्स फी पार्शियली डिपेंडेंट है कोर्स नंबर के ऊपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2NF में कन्वर्ट करेंगे। इस टेबल को 2NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। अब वो 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक पार्ट हम लोग बनाएंगे कैंडिडेट कीज का जो है स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर, और दूसरा पार्ट बनाएंगे हम लोग डिपेंडेंसी का। तो डिपेंडेंसी में क्या हम लोग डालेंगे दूसरे पार्ट में दोस्तों, कोर्स फी डालेंगे जो डिपेंडेंट है। अब उसके क्या करेंगे हम लोग, एक डिपेंडेंट का भी पार्ट डालेंगे, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको भी हम लोग कॉपी डाल देंगे कोर्स नंबर का। देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। तो 2NF में अगर टेबल को कन्वर्ट करना है तो हम लोग उस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वो डिवाइड कैसे करेंगे दोस्तों, 2 पार्ट में एक टेबल बनेगा स्टूडेंट आईडी कोर्स नंबर, और दूसरा टेबल बनेगा कोर्स नंबर और कोर्स फी। तो यहाँ पर कैंडिडेट कीज का एक टेबल बन गया स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर, और दूसरा टेबल बन गया
कोर्स नंबर और कोर्स फी। अब कोर्स फी कंप्लीटली फुली डिपेंडेंट है कोर्स नंबर पर। तो यहाँ पर अभी टेबल आ गया 2NF में। होप आपको 2NF का कॉन्सेप्ट समझा होगा दोस्तों। थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। दोस्तों अगर हमारे पास दो टेबल्स है, एक टेबल है 2NF में, दूसरा टेबल है 1NF में। अगर हम उन दोनों टेबल को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि 2NF वाले टेबल में कंपेयर टू 1NF टेबल से कम रिडेंडेंसी है, लेकिन रिडेंडेंसी है और कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है उसमें अपडेट एनोमलीज की वजह से। अब ये होता क्यों है? कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग ने डेटाबेस के अंदर एक टपल को अपडेट किया और दूसरे रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया, तो इससे क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाए, इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाए। तो इसके लिए अब क्यों होता, अब ये होता क्यों है? ये होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग 3NF का यूज करते हैं। हम लोग डेटाबेस को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं। अब एक थर्ड किसी भी रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है कि अगर उसके अंदर एक डिपेंडेंसी है, y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो x शुड बी अ सुपर की और y शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब y पार्ट होना चाहिए कैंडिडेट की का। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है दोस्तों हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, कि a relation should be in 1NF and 2NF and in which and no non-prime key attribute is transitively dependent on the primary key, then it is in third normal form। मतलब ऐसा टेबल जो 2NF में हो, 1NF में हो और जिसमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट ना हो प्राइमरी की के ऊपर, तो वो टेबल हो जाएगा 3NF में। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों इसके अंदर। अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है समझिए। एक दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, B इज डिपेंडेंट ऑन A एंड C इज डिपेंडेंट ऑन B। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों, C इज डिपेंडेंट ऑन A, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। अब 3NF और 2NF क्या करते हैं, मेनली काम किस पे करते हैं, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने पर। तो हम लोग ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कैसे करते हैं, आप समझिए। अगर आपका एक रिलेशनशिप में ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, तो उसमें से आप ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट ट्रांसिटिवली डिपेंडेंट है किसी दूसरी एट्रीब्यूट के ऊपर, आप उस एट्रीब्यूट को स्टोर कर देंगे एक दूसरे रिलेशन में, और जिस पर वो डिपेंडेंट है उसकी एक कॉपी भी आप स्टोर कर देंगे दूसरे रिलेशन में। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग एडिक्वेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुँचते पहुँचते डेटाबेस की मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स, अपडेट एनोमलीज, डिलीट एनोमलीज, इंसर्शन एनोमलीज, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक रिलेशन है जिसके 5 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टेट, स्टूडेंट कंट्री और स्टूडेंट एज। अब यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्या क्या है, स्टूडेंट नेम इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट स्टेट इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट की वो की होता है जो प्राइमरी की बनने के काबिल होता है। तो प्राइमरी की यूनिक की यहाँ पर सिर्फ एक ही है, स्टूडेंट आईडी। तो कैंडिडेट की हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी। अब अगर हम लोग इस रिलेशन में देखेंगे तो स्टूडेंट स्टेट डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर और स्टूडेंट कंट्री डिपेंडेंट है स्टूडेंट स्टेट के ऊपर। तो अगर ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी का डेफिनेशन आपको पता होगा तो उससे हम लोग मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट स्टेट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी के ऊपर। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो टेबल है इसके एट्रीब्यूट्स है, हम लोग इसको दो पार्ट, इस टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट कैसा होगा, एक टेबल बनेगा स्टूडेंट टेबल जिसमें एलिमेंट एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉलम्स होंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट एज, जिसमें ज़रा भी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। और दूसरा टेबल बनाएंगे हम लोग स्टूडेंट स्टेट और स्टूडेंट कंट्री को लेकर। तो दोस्तों अब क्या होगा, हमारे पास दो टेबल बन जाएंगे स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टेट कंट्री को लेकर। दोस्तों अब हमारे पास दो टेबल बन जाएंगे स्टेट और स्टेट कंट्री को लेकर। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दिया और टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। होप आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कॉन्सेप्ट समझा होगा दोस्तों। बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों हम लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं, ग्रुपिज्म खत्म करते हैं और रिडंडेंसी कम से कम करने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इन सब के बाद भी पॉसिबल है कि डेटाबेस में रिडंडेंसी एग्जिस्ट करे। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अब किसी टेबल को बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आने के लिए दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, अगर उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी है लाइक बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, तो ए होना चाहिए सुपर की। इसका मतलब क्या है कि बी अगर एक प्राइम एट्रीब्यूट है तो ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता। दोस्तों एग्जांपल देखते हैं बीसीएनएफ का। समझिए आपके पास एक टेबल है जिसका नाम है आर और जिसके अंदर कॉलम्स है ए बी सी डी। अब उसके अंदर कोई डिपेंडेंसीज है। अब डिपेंडेंसीज क्या क्या है उसके अंदर, बी सी डी कॉलम डिपेंडेंट है ए के ऊपर, ए डी कॉलम डिपेंडेंट है बी सी के ऊपर, बी कॉलम डिपेंडेंट है डी के ऊपर। तो रिलेशन इज ऑलरेडी इन 3NF और कीज क्या क्या है आपके पास, ए और बी सी कीज है आपके पास। दोस्तों अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बी सी डी के अंदर ए क्या है, सुपर की है, और उसी तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डी के अंदर बी सी क्या है, की है। लेकिन अगर बी डी हम लोग देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी जिस बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, इसमें डी की नहीं है। तो अब हम लोग इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बीसीएनएफ में इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब दो अलग अलग रिलेशन बना देंगे, उसको दो रिलेशन में डिवाइड कर देंगे। एक रिलेशन का नाम रखेंगे R1, दूसरे का नाम रखेंगे R2। तो टेबल किस तरह डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, दो टेबल्स में। R1 में क्या क्या होगा, कॉलम्स A D C, और R2 में कॉलम होगा D और B। दोस्तों होप आपको बीसीएनएफ एग्जांपल समझा होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझा होगा आपको। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, दोस्तों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाइवा, रिटर्न एग्जाम और कॉर्पोरेट इंटरव्यूज को लेकर। क्यों? क्योंकि मोस्टली आपकी प्रॉब्लम्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिजॉल्व हो जाती है। बहुत रेयर केस में होता है कि आप बीसीएनएफ यूज़ करते हैं, और उससे भी ज़्यादा रेयर केस होता है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल केसेस में क्या होता है कि आप फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हैं डेटाबेस को स्टेबल या इतना अच्छा बनाने के लिए। अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब डेटाबेस के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकर हो जाती है किसी टेबल के अंदर। तो क्या होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, आप पहले के वीडियो में देख सकते हो दोस्तों। अब फोर्थ, किसी भी टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए दो क्राइटेरिया क्लियर करना चाहिए। पहला, वो टेबल बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ना तो ये प्रैक्टिकल व्यू में इतना इंपॉर्टेंट है, ना ही ये थियोरेटिकल व्यू में इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन बहुत काफ़ी है वाइवा के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए। होप आपको समझा होगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। आप बीसीएनएफ आपको सब कुछ समझ गया होगा दोस्तों, क्या होता है, उसका यूज़ क्या, उसको क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। याद से सब्सक्राइब करना दोस्तों यूट्यूब चैनल को दोस्तों, क्योंकि और ये बहुत सारे वीडियोस आने वाले डेटाबेस के ऊपर, एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर। थैंक यू सो मच।